नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने कहा, टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और इससे जुड़े अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के टीकाकरण का खर्च राज्यों को वहन नहीं करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों का टीका लगाना है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 11वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोयला क्षेत्र में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। और सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में इस शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने पर विस्तार से चर्चा की। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहाँ जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही किफायती हैं। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु और किसी रोग से ग्रस्त 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने देशवासियों को कारगर तरीके से टीके लगाने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं। देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं और अभी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से विस्तार से हमें बताया भी गया है। और आपको मालूम होगा, मैं इस विषय में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात हुई, मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं। कई लोग कहते थे, देखिए दुनिया में वैक्सीन आ गई, भारत क्या कर रहा है, भारत सो रहा है, इतने
लाख हो गया, इतना हो गया, भारत कुछ ऐसी भी चिल्लाहट हुई, लेकिन फिर भी हमारा मत था ये साइंटिफिक कम्युनिटी और देश के लिए जिम्मेवार लोग हैं, उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा और हम उसी दिशा में चले हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीन से किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विचार विमर्श तथा सहयोग से कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत मदद मिली है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। श्री मोदी ने कहा कि ये कोरोना काल के दौरान एकजुट होकर काम करने का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाने को सुनिश्चित बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी लोग अफवाहों को हवा देने का काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टीकाकरण अभियान का सबसे महत्वपूर्ण काम उन लोगों की पहचान और निगरानी करना है जिन्हें टीके लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को ये सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर न आना पड़े। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण पिछले 3-4 सप्ताह से लगभग 50 देशों में चल रहा है और अब तक केवल 2.5 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने कोविड से निपटने में अन्य देशों की तुलना में बेहतर काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को केंद्र के साथ ऐसे ही तालमेल बनाकर टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए। वर्चुअल बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने टीकाकरण शुरू करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बैठक में टीकाकरण को लेकर कुछ मुद्दों और चिंताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बारे में एक रूपरेखा तैयार की है जिस पर तत्काल अमल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए जिलाधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि उन राज्यों को और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है जहां बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आज अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में सिविल अस्पताल का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश में आज टीकाकरण का पूर्वाभ्यास 1500 जगहों पर किया जा रहा है। पहले चरण के टीकाकरण के लिए प्रदेश में 1300 कोल्ड चेन तैयार की गई हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि राजधानी में 61 कोविड टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कुल 200 बूथ हैं। जहां पर वैक्सीनेशन हमारा होगा और 100% स्टाफ को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, इनकी कार्यशाला भी की गई है जिसके कारण पूरा स्टाफ एक टीम वर्क के रूप में इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। हमारा सबसे बड़ा जो सेंटर है वहां पर हमारी 24/7 सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। इसके बाद जो हमारे 30 नोडल पॉइंट्स हैं जहां पर सेंटर से आएंगे और फिर उन नोडल पॉइंट से हमारे केंद्रों और बूथों पर जाएगा वैक्सीन। ये 100% पुलिस अभिरक्षा में मूवमेंट हुआ करेगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड में कल कोविड टीकाकरण का अंतिम अभ्यास किया जाएगा। इससे पहले राज्य में कोविड टीकाकरण के 2 पूर्वाभ्यास 2 तथा 8 जनवरी को कराए गए थे। राज्य में शनिवार को होने वाली टीकाकरण की सभी तैयारियां की जा रही हैं। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 96.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। अब तक देश में महामारी से स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या 1,92,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में कोविड रोगियों की कुल संख्या संक्रमण के मामलों की संख्या का सिर्फ 2.13% है और इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या 2,22,000 रह गई है।
पिछले 24 घंटों में 16,311 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश भर में अब तक संक्रमण के चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 1,04,66,000 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर 1.44% है, जो दुनिया में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटों में 6,59,000 परीक्षण किए गए। देश भर में अब तक कोविड-19 महामारी की जांच के लिए 18 करोड़ 17 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोविड के 6 रोगियों के ठीक होने के साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.91% हो गई है। राज्य में कल एक नया मामला मिलने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 4,293 हो गई है। कल एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से राज्य में कोविड संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 9 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 671 नए मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि वहां स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 95.17% हो गई है। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से 7 लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 98.68% हो गई है। कोविड के 5 नए मरीज मिलने से राज्य में संक्रमण के मामलों की संख्या 33,000 हो गई है, जिनमें से 32,846 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस समय वहां कुल 50 सक्रिय मामले हैं। उधर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.55% हो गई है और मृत्यु दर 1.66% है। राज्य में कल 22 नए मामले सामने आए हैं। उनमें से 18 पुदुचेरी क्षेत्र से और 4 माहे क्षेत्र से हैं। राज्य में संक्रमण से किसी भी क्षेत्र में मृत्यु नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने राजस्थान के टोंक, करौली, भीलवाड़ा और गुजरात के वलसाड़, वडोदरा और सूरत जिलों में कौवों और प्रवासी पक्षियों के मरने की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड के कोटद्वार और देहरादून में भी कौवों के मरने की पुष्टि हुई है, जबकि दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर कौवों और बत्तखों के मरने की खबर है। हरियाणा में बर्ड फ्लू को नियंत्रण में करने के लिए संक्रमित पक्षियों को मारने का काम चल रहा है। केंद्र सरकार के एक दल ने आज हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि लोगों को इस संक्रमण के बारे में जागरूक करें और गलत जानकारी से बचाएं। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे अपने यहां जलाशयों, पक्षियों के बाजारों, चिड़ियाघरों और मुर्गी पालन फार्मों की निगरानी बढ़ाने के साथ ही कचरे के निष्पादन पर ध्यान दें। महाराष्ट्र में लातूर जिले के प्रभारी मंत्री अमित देशमुख ने जिले के अहमदपुर तालुके में केंद्रवाड़ी में मुर्गियों की मौत के मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के परभणी और बीड़ जिले के सामने आए बर्ड फ्लू के मामलों के मद्देनजर ठाणे नगर निगम ने स्थिति की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे मृत पक्षियों की सूचना तुरंत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों 1800-222-108 और 022-253-71010 से कंट्रोल रूम में संपर्क करें। इसी बीच आधिकारिक तौर पर मुंबई, ठाणे, दापोली, परभणी और बीड़ जिलों से मृत कौवों के नमूने पहले ही भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस में भेजे जा चुके हैं। बीड़, परभणी और ठाणे संवाददाताओं के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
दिल्ली में बर्ड फ्लू के 8 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। आज सुबह भोपाल स्थित प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में नमूनों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। मयूर विहार फेज 2 में संजय लेक पार्क में पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। संजय लेक पार्क में कल और बतखों के मरे पाए जाने के बाद उसे अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने गाजीपुर स्थित मुर्गियों के थोक बाजार को अगले 10 दिनों तक बंद करने की घोषणा की थी। राजधानी में बर्ड फ्लू के खतरे को रोकने के लिए बाहर से जिंदा पक्षियों को लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। राजस्थान में बर्ड फ्लू से पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। राज्य के 13 जिलों में पक्षियों में एवियन फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 428 पक्षियों के मरने का समाचार है। राज्य में अब तक 2,950 पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश के 24 जिलों से मृत पक्षियों के 226 नमूने जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए हैं, जिनमें से 13 जिलों के 51 नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, भरतपुर, करौली, चूरू, श्रीगंगानगर और बाड़मेर जिलों से भेजे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पशुपालन विभाग की ओर से जिलों में गठित टास्क फोर्स स्थिति पर निरंतर निगरानी रखे हुई है। वहीं वन्य विभाग भी अपने वन्यजीव अभयारण्यों में विशेष सतर्कता बरत रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने कहा, टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और इससे जुड़े अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के टीकाकरण का खर्च राज्यों को वहन नहीं करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 11वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कोयला क्षेत्र में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 11वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें से 23 राज्यों को 5,516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई, जबकि 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए 483 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। बाकी 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी को लागू करने के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्यों को जारी की गई है और 5,933 करोड़ रुपए से अधिक राशि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। इसके साथ ही अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति की 60% राशि जारी की जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोयला क्षेत्र भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को साकार करने में सबसे बड़ा योगदान कर सकता है। देश में कोयला खानों के लिए एक ही स्थान पर तमाम मंजूरियां देने की सिंगल विंडो प्रणाली का आज शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश में कोयले का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करने की भी क्षमता है। एक लंबे समय से कोयला क्षेत्र की स्थगितता को दूर करना, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और कोयला क्षेत्र के अंदर जितनी क्षमता पड़ी है इसका संपूर्ण उपयोग देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए हो पाए, इसके लिए प्रयास हो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आने शुरू हुए और इस सबका परिणाम ये आया कि आज कोयला क्षेत्र ऐसी जगह पर आकर खड़ा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हमारे लक्ष्य में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई एक क्षेत्र होगा तो निश्चित रूप से कोयला क्षेत्र होगा। वहां पर आकर आप खड़े हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक ही स्थान पर स्वीकृति देने की सिंगल विंडो प्रणाली से सरकारी मंजूरियां मिलने में लगने वाला समय कम होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कारोबारी सुविधा बढ़ाने को वचनबद्ध है और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भर भारत की सोच को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में आयोजित किए जा रहे वर्चुअल आयोजनों से नौजवानों को कई दिलचस्प घरेलू और वैश्विक मंचों का हिस्सा बनने का शानदार अवसर मिला है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट इसी तरह का एक अवसर है जिसका आयोजन इस महीने की 15 और 16 तारीख को किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से इस आयोजन का हिस्सा बनने का आग्रह किया। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्देश्य उद्योग, अकादमिक जगत, निवेश, बैंकिंग, वित्त और स्टार्टअप क्षेत्र के युवा नेताओं को एक मंच पर लाना है। भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल को शुरू हुए 5 साल हो गए हैं। इस पहल ने भारत को दुनिया में सबसे आकर्षक स्टार्टअप माहौल वाला देश बना दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि बेंगलुरु जैसे शहर की बढ़ती जरूरतों के अनुसार परियोजना को योजनाबद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपनगरीय परियोजना मेक इन इंडिया नीति पर आधारित होनी चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिल सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन ने अपने 67% कर्मचारियों को उत्तरी सीमाओं पर तैनात किया है। श्री सिंह ने अटल टनल पर एक दिवसीय वेबिनार का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। सीमा सड़क संगठन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा अन्य तकनीकी संस्थानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस सुरंग से मिले अनुभवों को साझा करने के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज देश के 146 राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE जारी किया। वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% है। संरक्षित क्षेत्रों की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि अन्य देशों ने जो हासिल नहीं किया है उसे भारत ने हासिल कर दिखाया है और आज ये एक संपन्न जैव विविधता वाला देश है। श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर घोषणा की कि इस वर्ष से 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान, 5 तटीय और समुद्री पार्क तथा देश के 5 शीर्ष चिड़ियाघरों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत सबसे कम है। इसके बावजूद देश ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताएं रखी हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में ये बात कही। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण समारोह का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत को समृद्धि और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए युवाओं का आह्वान किया है। श्री बिरला आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद 2021 के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि युवा संसद राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में मन की बात कार्यक्रम में उन युवाओं को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की जो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और नई सोच के जरिए भारत को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इस अवसर पर युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि युवाओं का एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने के उद्देश्य से उनके लिए इस वर्ष नई पहल शुरू की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय युवा संसद 2021 युवाओं को सामाजिक और आर्थिक विचारों को साझा करने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। 51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में इस बार बांग्लादेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस श्रेणी में उस देश के सिनेमा के योगदान और वहां के सिनेमा कौशल पर विशेष बल दिया जाता है। एक रिपोर्ट। इस बार के फिल्मोत्सव के विशेष खंड कंट्री इन फोकस में बांग्लादेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट सिनेमा में बांग्लादेश के योगदान को उजागर किया जाएगा। 51वें इफ्फी के इस खंड में बांग्लादेश की 4 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें तनवीर मुकम्मल की जीबोन धुली, जाहिदुर रहीम अंजान की मेघ मल्लार शामिल हैं। तनवीर मुकम्मल की फिल्म जीबोन धुली 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान एक ड्रमर और उसके परिवार की कहानी है। दत्तबाड़ी पुजो আসছে হর্ষ একখান ধুতি রাখিস ওরে ও তার
সব পাবো কলকাতা। মায়ের মাটির আঁচল ছেড়ে পথ করেছি সাথী, চোখের জলে নদী গড়ে দুঃখ সাগরে ভাসিবি। मेघमल्ला जो जाहिदुर रहीम अंजान द्वारा निर्देशित है वो लेखक अख्तरुज़्ज़मा इलियास की कहानी रेनकोट का रूपांतरण है। ये 1971 के दौरान बांग्लादेश में पकड़े गए एक साधारण व्यक्ति की मार्मिक कहानी है। ওখানে তোরা কি খাস রে মিন্টু? তুমি থাকো তোমার কলেজ নিয়ে, আমাদেরকে দৌলতপুরে রেখে এসো। স্যার, হি ইজ প্রফেসর নুরুল হুদা। Sorry sir, not professor, senior lecturer in chemistry. Shut up! মাছ মাংসের কথা না হয় বাদই দিলাম, ঘরে ডিমও নেই, বাচ্চারা কি খেতে চায়? একটু খাও। इसके अलावा 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की गई है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें स्पेन के फिल्म निर्माता पेड्रो अल्मोदोवर की लाइफ फ्लैश, बैड एजुकेशन और वॉल्वर जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा स्वीडन के फिल्म निर्देशक रूबेन ओसलुंड की स्केयर और फोर्स माउजर फिल्म दिखाई जाएंगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। फिल्मोत्सव इस महीने के 16 से 24 तारीख के बीच गोवा में आयोजित होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए फिल्मोत्सव को पहली बार हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 334 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 312 रन पर घोषित कर भारत को जीत के लिए 407 रन का लक्ष्य दिया था। अभी श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है और श्रृंखला का चौथा और आखिरी मैच 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज करीब 1% की बढ़त दर्ज करके नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने पहली बार 49,000 के स्तर को छुआ, जबकि निफ्टी 14,500 के स्तर के नजदीक पहुंचकर बंद हुआ। सेंसेक्स 487 अंक के उछाल से 49,269 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 138 अंक बढ़कर 14,485 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के मुकाबले रुपया 14 पैसे कमजोर होकर $73.39 पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $56 प्रति बैरल के आसपास रहे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित नए पेंट को उपयोग के लिए जारी करेंगे। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और विषाक्तता रहित इस पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट का नाम दिया गया है, जो अपनी तरह का पहला पेंट है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में कल दिन के समय तेज हवा चलेगी। तापमान 7 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में तापमान 18 से 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह धुंध या कोहरा छाया रह सकता है और बाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहने की संभावना है। गिलगित में सुबह कोहरा छाया रह सकता है। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 2 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और इससे जुड़े अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के टीकाकरण का खर्च राज्यों को वहन नहीं करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 11वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,
कोयला क्षेत्र में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। और सिडनी में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।